नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो होने जा रहा है इसके अंदर है जो चुनावी राजनीति का आपका अध्याय है कक्षा 9 एनसीईआरटी कक्षा 9 राजनीतिक विज्ञान का, जिसमें चुनावी राजनीति का हमने पहला पार्ट हमने किया था, जिसमें चुनाव क्यों और उसके क्या आधार होते हैं उन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने जा रहा है इसके अंदर जो मेन टॉपिक है चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, ये एक सवाल आपको होना चाहिए और ये आपको पता भी होना चाहिए और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी आपके बहुत उपयोगी होने वाला है और वैसे आपके जो साधारणतः या सामान्य जीवन के अंदर भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। हमारा जो देश है इसमें होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं, ये एक सवाल है। आप जहाँ पे भी मैं आपको बताऊं वहाँ पे आप इसके अंदर गौर से देखिएगा, इसमें अधिक सवाल होंगे और उन सवालों के बाद में कुछ जवाब आपको इस अध्याय के अंदर इस वीडियो में मिलने वाले हैं, या जहाँ पर आप पढ़ेंगे वहीं पे आपको इसका जवाब मिलने वाला है और कुछ का जवाब आपको स्वयं को आप उसमें आप अपने तर्क वितर्क आप वहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद में इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत में चुनाव किस तरह से होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती है। फिर भी चुनाव क्षेत्र में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ हो, इसे उपचुनाव कहते हैं। इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए, आपने यहाँ पे देखा होगा और ये आपके पास में सवाल उठ सकता है कि विधानसभा और लोकसभा इनके अंदर जो कार्यकाल रहता है वो 5 साल का रहता है और इसके अंदर सभी चुने जाते हैं और 5 साल बाद में वो प्रतिनिधि रहते हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यानी कि लोकसभाएं और विधानसभाएं भंग हो जाती है। उसके बाद में कभी कभी ये भी रहता है कि ये तो होता है आम चुनाव, और कभी कभी क्या होता है एक क्षेत्र में या विशेष क्षेत्र के अंदर आप देखे होंगे कि वहां पर बाद में भी बीच में चुनाव समय पर के अलावा भी वहां पे चुनाव होते हैं। तो किस कारण से होते हैं, या तो वहां पे जो सदस्य रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है या कोई इस्तीफा दे देता है, जिसके कारण वो पद है वो खाली हो जाता है, तो वहां पर चुनाव वापस होते हैं और उन चुनावों को उपचुनाव कहा जाता है। और आज का जो वीडियो हम करने वाले हैं इसके अंदर हम विशेष तौर से आपका ध्यान केंद्रित करने वाले हैं आम चुनावों पर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं चुनाव क्षेत्र। हरियाणा के लोग इसमें देखिए, पहले भी आपको बताया हूँ, बार बार वही चीज है कि एक ना कहीं की जगह को लिया जाता है और उसी पे ये पूरी कहानी बनाई जाती है ताकि आपको एक कहानी टाइप में आपको पढ़ने में आसानी रही। आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों को चुनाव किया है। संभव आपने सोचा हो कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम हुआ। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि क्या वो 90 विधायकों के लिए यानी कि 90 वोट करता है क्या व्यक्ति। इससे पहले हम छोटी सी जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे। ये आप यहाँ पर आपको 2 नक्शे दिख रहे हैं, जिसमें ये गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र है। ये गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र है जिसमें देखिए यहाँ पे ग्रामीण है, ये उत्तर है और ये अफजलपुरा है, जेवरगी, चितापुरा एससी के लिए, और सेडम और गुरमितकाल ये आप देख सकते हैं। और इस यहाँ पर है कर्नाटक का गुलबर्गा जिला, जो जिला है गुलबर्गा वो जिला ये रहा, ये जिला आप यहाँ पे इनको अच्छे से आप देख सकते हैं। इसके बाद में छोटा सा, क्योंकि इन पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। आगे हैं गुलबर्गा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र की सीमा व गुलबर्गा यानी कि कलाबुर्गी जिले की सीमा में अंतर क्यों। अपने लोकतंत्र निर्वाचित क्षेत्र में ऐसा नक्शा बनाइए। ये आपको क्या करना है, आप अपने विधानसभा क्षेत्र को आप नक्शा इस प्रकार से बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी रहेंगी कि आपके जो क्षेत्र है उनमें कौन कौन सी जगहें आती है, कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो उन सभी के बारे में आप अपने एक नक्शा बनाकर उसके अंदर आप आसानी से देख सकते हैं। तो आपको जो हरियाणा वाली कहानी चल रही है उसी पर हम वापस आ जाते हैं कि होगा कि ऐसा होता नहीं है। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व
की प्रणाली से काम करते हैं और चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया जाता है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। आपसे पूछिए कि निर्वाचन क्षेत्र क्या रहता है, तो ये निर्वाचन क्षेत्र एक विशेष व्यक्ति के लिए, जैसे आप कोई विधायक चुनते हैं तो उनके लिए एक निर्वाचन क्षेत्र बढ़ जाता है, तो उस एरिया के लोग उसे वोट देते हैं और वो उसी के लिए काम करता है। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। अब आपके सामने एक सवाल देखिए, बहुत अच्छा है कि लोकसभा चुनाव के लिए देश में कितने निर्वाचन सदस्य होते हैं। वो 543 यहाँ पे दिए हुए हैं जो निर्वाचित क्षेत्र के अंदर से आते हैं। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसदीय सदस्य कहते हैं और लोकतांत्रिक चुनाव में एक विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य। इसलिए हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो। ये हमारे संविधान के अंदर एक बहुत अच्छी बात है। और इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हर एरिया है, हर क्षेत्र है, हर स्टेट है, तो उनको क्या किया गया, उनकी एक विशेष एरिया के अंदर उन्हें बांट दिया गया है ताकि उसके कारण वो क्या कर सकें, उसमें अच्छी प्रकार से कार्य कर सकें। और इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहा जाता है। आप अपनी विधानसभा क्षेत्र, जैसे अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं आप सभी के, तो उसमें आपके विधायक भी अलग अलग होंगे और वो विधायक वही रहते हैं जिन्हें आप एमएलए कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचित क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं के जो चुनाव होते हैं उनमें भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है। छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य चुना जाता है। आपने सुना होगा वार्ड पंचायत, ग्राम पंचायत रहती है तो उनमें वार्ड रहते हैं अलग अलग, उनमें वार्ड पंच चुने जाते हैं। और कई बार निर्वाचन सीटों को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र संसदीय विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब कहते हैं कि लोकदल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती, तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोकदल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे हैं। ये यहाँ पे इसका अर्थ निकलता है। आगे हम देखिए यहाँ पे जानेंगे कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, उसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारा जो संविधान है प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधित्व चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूह के लोग लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच नहीं पाए। इनमें क्या हुआ कि जो कुछ कमजोर विधानसभा क्षेत्र थे, तो वहाँ के लोग वहाँ पे पहुंच नहीं पाए। और संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही नहीं। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता तो संसद और विधानसभाओं से हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमजोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र विशेष की व्यवस्था सोची है। और इस कारण चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। इस तरह अनुसूचित जाति से ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो जाता है, यानी कि जिसकी सीट मिलती है वही वहां से चुनाव लड़ सकता है। ये बहुत अच्छी है क्योंकि बार बार यदि मान लीजिए कोई एक ऐसा शक्तिशाली समाज है या एसटी ऐसी रहती है, तो उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे उनकी सीट, उससे कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो उसमें वही व्यक्ति बार बार चुनाव लड़ेगा और वो जीत जाएगा। तो इसमें क्या व्यवस्था कर रखी है कि अलग अलग उनको दे रखा है, जब उनकी सीट आए तो वही वहां पे चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। 26 जनवरी 2019 की स्थिति थी
जो 84 सीटें और 47 सीटें 26 जनवरी 2019 की स्थिति है। ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से का अनुपात में हैं और इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के लिए उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती है। अब आगे आते हैं कि कमजोर समूह के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला व स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई है। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों व शहरी नगरपालिकाओं और नगर निगमों स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है। और हर राज्य के लिए क्या कर रखा है कि हर राज्य के लिए हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है और राज्य के अंदर क्या कर रखा है कि आरक्षित सीटों का अनुपात है वो अलग अलग रह रहा है और अलग अलग वहां पे हैं। तो इसी प्रकार से ग्रामीण और शहरी स्थानीय हैं, वहां पर हम छोटी सी चर्चा करेंगे कि शहरी निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए अभी आरक्षित की गई है। इनमें क्या किया गया है कि ग्रामीण और शहरी में भी 1/3 लोग जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इसी के अंदर जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये देखिए, ये आपको यहाँ पे इंडिया मैप आपको दिख रहा है। इसमें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पे दिखाया गया है कि 543, ये 543 यानी कि ये ऑल जो भी हैं इनमें जो सामान्य के लिए हैं, यानी कि जो भी वाइट आपको इस नक्शे के अंदर आपको शो कर रहे हैं, आप पूरा नक्शा इसमें देख सकते हैं। तो ये जो पूरा आपको मैप दिख रहा है इसके अंदर जो भी क्षेत्र आपको दिख रहा है इसके अंदर जो व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट वाले का मतलब है सामान्य जो जनरल कैटेगरी आते हैं यहाँ पे उनके लिए आरक्षित सीटें की गई है। उसके बाद में आरक्षित अनुसूचित जाति है उसके लिए 84 है। 84 यानी कि जो आपको पिंक थोड़ा गहरे में आपको दिख रहा है, ये देखिए ये एरिया है। यहाँ पे विधानसभा जो क्षेत्र हैं वो इनके लिए आरक्षित किया गया था। और जो आरक्षित अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें 42, जो कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे आसमान यहाँ पे थोड़ा ग्रीन हो गया, लेकिन ये यहाँ पे स्काई ब्लू है, नीला, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में हम इस पे ज़्यादा चर्चा ना करते हुए, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर निर्वाचन क्षेत्र 24 है। 24 आंध्र प्रदेश में दिए गए हैं और अरुणाचल प्रदेश में 2 है, असम में 14 है और बिहार के अंदर 40 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, गोवा के अंदर 2 निर्वाचन क्षेत्र बताए गए हैं, गुजरात में 26 है, हरियाणा में 10 है, हिमाचल में 4 दिखा रहे हैं, झारखंड में 14, कर्नाटक में 28, केरल में। और इसमें आप जैसे देखेंगे तो इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है वो आपके लिए है। वैसे आप पूरी याद कर सकते हैं लेकिन इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए है नहीं। आपके लिए सिर्फ राजस्थान है जिसमें 25 आपको निर्वाचन क्षेत्र इसमें दिखाए गए और ये केंद्र शासित प्रदेश आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसमें एक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, चंडीगढ़ आपका हो गया, दादरा एवं नगर हवेली हो गए, दीव और दमन हो गया, दिल्ली हो गया और जम्मू कश्मीर में 5 अभी जो नया जम्मू और कश्मीर बन चुका है इसमें 5, लद्दाख में 1 है, लक्षद्वीप और पांडिचेरी में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और आप भी अपने जो स्टेट है उनके बारे में इस प्रकार की जानकारी आप एकत्रित कर सकते हैं ताकि आपको इसमें बहुत अच्छी सहायता मिले, आप पढ़ने में भी आपको मजा आएगा। चलिए दोस्तों, इसी के अंदर हम आगे जो जानकारी कर लेते हैं मतदाता सूची के बारे में। जो मतदाता सूची इसके संबंध में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब ये तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। मतदाता सूची का मतलब जैसे आप देखते हैं कि 18 वर्ष यानी कि वयस्क हो जाने के बाद में आपका सूची के अंदर नाम आता है और फिर आप वोट देने जाते हैं। ये अंतिम दिन तक किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है कि लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाली सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहा जाता है और आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहा जाता है। वोटर लिस्ट का मतलब होता है उसके अंदर आपका फोटो और आपकी जानकारी वहाँ पे लिखी हुई होती है कि ये इनका नाम, इनका यानी कि पहचान पत्र जिनका बन जाता है उनका उसमें लिस्ट में नाम आ जाता है और वही वहाँ पे वोट दे सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त
अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। पहले हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, और व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए, हर एक का मत समान मोल का होना चाहिए। जब तक ठोस कारण न हो, किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग नागरिकों के अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब, बहुत पढ़ा लिखा है तो कोई कम या एकदम अशिक्षित है, कोई बहुत दयालु है, कोई नहीं है। इस पर कोई इंसान तो है और अपनी ज़रूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान देता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णय में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप एक छोटी सी जानकारी ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कारण हो जाते हैं, जैसे कभी आपने सुना होगा कि फर्जी वोट में क्या कभी कभी ये हो जाता है कि जिससे आदमी कहीं बाहर है, वो वोट देने नहीं पहुंच पाया तो उसकी शकल का या उनके नाम इस प्रकार से लोग उसकी आईडी लेके वोट देते हैं, तो वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और कभी कभी गरीब अमीरी का भी कोई कारण यहाँ पे नहीं रहना चाहिए और समान भागीदारी सभी की होनी चाहिए। हमारा जो देश है उसके अंदर 18 वर्ष या उससे ऊपरी आयु की उम्र के जो लोग होते हैं वो नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं, और नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे कोई सा भी हो उसे मत देने का अधिकार हमारे इंडिया के अंदर है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले लोगों को वोट देने का अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। चूंकि अगले जो चुनाव में नए लोगों के मतदाता बनने तक उम्र तक आ जाते हैं, और इसलिए हर जो चुनाव रहता है तो उसमें पूर्व एक नई सूची जारी किया जाता है और उसको सुधारा जाता है कि नए लोग जो 18 वर्ष पूर्ण किए हैं उनका नाम उसमें आए, और लोग इसके बाहर इलाके से बाहर चले जाते हैं जिनकी या किसी कारण मौत हो जाती है, तो उनमें क्या हो जाता है कि उनका जो नाम है वो वहाँ से काट दिए जाते हैं, या वो किसी अदर विधानसभा क्षेत्र में या अदर निर्वाचन क्षेत्र में बस जाते हैं। वहाँ की नागरिकता यानी कि वहीं पे अपना एड्रेस वगैरह वो चेंज करवा लेते हैं, तो वहाँ से उनका नाम भी कट कर दिया जाता है। और फिर हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है, और ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में भी दर्ज सभी लोगों को कार्ड देने की कोशिश की है, और वोट देने के समय मतदाता को एक पहचान पत्र साथ रखना है, जिससे किसी एक का वोट दूसरा व्यक्ति न डाल सके। इस पर मतदाता कार्ड में क्या रहता है कि उसका, या फिर भी यदि कभी कभी क्या हो जाता है कि वोटर है जो वोट देने आते हैं उनके पास में वो कार्ड नहीं रहता है किसी कारणवश, तो वो किसी दूसरी आईडी से भी अपना वोट डाल सकते हैं, लेकिन वोट डालेंगे तो उसमें क्या रहना चाहिए, फोटो उसकी रहनी चाहिए, ताकि उससे आसानी से जान सकते हैं कि ये व्यक्ति वही है जिस जो पहचान पत्र में है और जिनका नाम मतदाता सूची में है। आगे चलते हैं, उम्मीदवारों का नामांकन। आपने जो मतदाता सूची वाले, ये आपके छोटे मोटे आपके जो चुनाव रहते हैं जिस ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच का, उनके अंदर भी आप देखते होंगे, वहाँ पे आपको अच्छी तरह से इनकी जानकारी मिल जाती है कि वहाँ पे मतदाता सूची आती है और उनमें किस प्रकार से वो वोट देते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, उम्मीदवारों का नामांकन। आपने ऊपर अभी पढ़ा है कि लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए, और यह तभी तय हो जाता है कि तभी तय होगा कि जब किसी को भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी की बंदिश न हो। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। जो व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फर्क है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र वोट डालने का अधिकारी हो जाए, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु वो 25 वर्ष रहती है। देखिए 25 वर्ष की आयु उम्मीदवार बनने के लिए रहती है, और उम्मीदवार बनने के लिए जो रहता है उसमें भी आपको छोटी सी जानकारी अभी आपको बता देते हैं कि अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन इस पर पाबंदी बहुत कम ही मामलों में लागू होती है। कभी कभी ये भी आपको देखने को मिलता है कि राजनीतिक दल अपने चुनाव मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह व समर्थन मिलता है, और पार्टी के मनोनयन की बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी आप कोई चुनाव लड़ता है तो उन्हें टिकट नहीं मिलता है। ये अक्सर कभी कभी ये बहुत इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है कि वो फिर जनरल से लड़ लेते हैं या इस प्रकार से लड़ते हैं, तो इनमें कभी कभी चुनावों के अंदर टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और चुनाव लड़ने के इच्छुक हर उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की
प्रणाली भी शुरू की गई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होगी। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं। अब उनके बारे में छोटी सी जानकारी हम ले सकते हैं कि उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे कोई गंभीर अपराध तो नहीं है, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति या देनदारी का ब्यौरा कि उसके पास कितनी संपत्ति है उनके बारे में, और वो क्या उसकी शिक्षा ले रखी है उसने, उनके बारे में जानकारी कोर्ट को देना होता है लिखित रूप से। इन कुछ सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के अधिकार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। अभी इसी में आप देखिए, इसमें यह रहता है कि उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता। अभी इनमें क्या रहता है कि जैसे उम्मीदवार रहते हैं तो उन्हें पढ़ा लिखा कितनी उनकी योग्यता होनी चाहिए, तो उनके बारे में जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता जरूरी है तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पदों के लिए चुनाव के लिए जरूरत क्यों नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, बहुत ही गंभीर सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है कि जब आप कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट आप बनने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक सीमित आपको या वहाँ पे एक वैलिड आपकी योग्यता वहाँ पे मांगी जाती है कि इफ़ आप इसके लिए एबल हैं, आप उसके लिए वैध हैं और आपके पास में वो डिग्री है तो आप उस भर्ती के अंदर जा सकते हैं और वो सर्विस आप ले सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं होते हैं। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता जरूरी है। इस प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, की चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करें। ये काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते हैं। देखिए, अब इसमें महत्वपूर्ण जो ठोस कदम है और जो तर्क मिलता है कि इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, लेकिन आदमी जो व्यक्ति है प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधि रहता है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो व्यक्तियों की बात सुने और व्यक्तियों के जो जनता है, वोटर है, उनका जो कार्य है, उनको जो परेशानियां हैं उनका समाधान करें। और वो 5 साल तक वो यही चीजें देखते हैं। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता भी हो तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। हमारे देश में शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब है कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकारों से वंचित करना। जैसे यदि उम्मीदवार के लिए BA, BCom या MSc, BSc स्नातक यानी कोई सी भी डिग्री है XYZ, तो वहाँ पे 90% लोग से ज़्यादा नागरिक चुनाव लड़ने में अयोग्य हो जाएंगे। जैसे आप देखते होंगे कि चुनाव के अंदर तो बहुत बड़े बड़े पदों पर वो रहते हैं, CM, PM, तो उनके पास में इतनी डिग्रियां नहीं रहती है, फिर भी वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो जाएगा। भारत की चुनाव जो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं, कि भारत की चुनाव प्रणाली की कुछ विशेषताएं, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें आपको जोड़ना है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि बड़े 18 वर्ष से इससे ऊपरे सभी व्यक्तियों का अधिकार। कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व। अब यहाँ पे कमजोर वर्ग हैं, उनमें एक ही आप देख सकते हैं, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, खुली राजनीति की प्रतिद्वंदिता, यानी कि इसमें आप सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आज़ादी है। यहाँ पे हर क्षेत्र चुनाव में लगभग बराबर मतता, एक मत और एक मॉल, ये आप यहाँ पे इसको मिलान कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, आज का जो वीडियो था हम यहीं पे पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो अगला टॉपिक है वो फिर थोड़ा लंबा पड़ जाता है, यानी कि चुनाव अभियान के बारे में हम पढ़ने जाएंगे। चुनाव अभियान वाला चैप्टर हमारा थोड़ा लंबा चलेगा, इसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 वीडियो के अंदर यानी कि 4 के अंदर हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, चुनाव अभियान हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें